फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप एक महादेश है और वहाँ पर जो है राष्ट्रवाद जो है कैसे प्रसिद्ध हुआ, राष्ट्रवाद कैसे फैला, यानी राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है क्लास 10th की हिस्ट्री का 2 टॉपिक जो है मेन रूप से पढ़ेंगे, जिसमें पहला का नाम है राष्ट्रवाद क्या है और दूसरा जो है फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई और इसके क्या क्या कारण थे, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर यहाँ पर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी यूरोप सबसे पहले समझना है कि यूरोप आखिर क्या है। तो यूरोप यहाँ पर लिख दिया गया है कि यूरोप क्या है। तो यूरोप जो है एक महादेश है। यानी आप लोग को समझना है यूरोप क्या है, एक महादेश, बल्कि वो एक देश नहीं है, वह एक महादेश है। और कुल महादेशों की संख्या 7 होती है। और आपसे कहीं पूछा जाए कि महादेश कितने होते हैं, तो कुल महादेश कितने होते हैं? 7 होते हैं। और यूरोप भी जो है एक क्या है? महादेश है। उसके बाद कह रहा है भारत एशिया महादेश में है और सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है तथा सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत जो है, हमारा भारत, वह जो है एशिया महादेश में है और यूरोप जो है वह भी एक महादेश है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो एशिया महादेश है और सबसे छोटा महादेश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश है। तो महादेश कुल कितना हो गए? 7 हो गए, जिसमें से जो है एक महादेश जो है एशिया महादेश है, जो सबसे बड़ा महादेश कहा जाता है। और हम लोग जो है यानी भारत के जो लोग हैं वह एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। और सबसे छोटा महादेश जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश है। महादेश कुल टोटल जो है 7 होते हैं। और आपसे पूछा जाए महादेश किसे कहते हैं, तो महादेश जो है देशों के समूह को महादेश कहते हैं। यानी महादेश का परिभाषा हो जाएगा, देशों के समूह को क्या कहते हैं? महादेश कहते हैं। महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देशों को शामिल किया जाता है और तब उसका नाम जो है बदलकर महादेश रख दिया जाता है। यानी एक महादेश में जो है बहुत सारे देश आते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 10th के लिए। जो है राष्ट्रवाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये राष्ट्रवाद जो है हर एक साल पूछा जाता है कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है और इस राष्ट्रवाद का विकास जो है कैसे हुआ। तो चलिए राष्ट्रवाद जो समझते हैं, राष्ट्रवाद शब्द जो है इसमें 2 शब्द हैं, एक है राष्ट्र और दूसरा है वाद। तो राष्ट्र जो होता है इसका मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। और वाद जो है इसका मतलब होता है विचार या सोच या भावना। यानी राष्ट्रवाद का अर्थ हो जाएगा राष्ट्र के प्रति सोच करना, चाहे राष्ट्र के प्रति कोई आपका भावना या राष्ट्र के प्रति जो है आपका क्या विचार है, वही कहलाता है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद का आपसे शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो राष्ट्रवाद जो शब्द है यह एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक विचार है। और राष्ट्रवाद जो है इसका अर्थ होता है अपने राष्ट्र के यानी अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास। यानी राष्ट्रवाद जो शब्द है उसका अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच या भावना का विकास करना। यानी अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति जो है लगाव की भावना रखना और अपने देश के बारे में जो है अच्छे विचार रखना। क्योंकि विचार जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो अगर आप अपने देश के प्रति पॉजिटिव विचार रखते हैं, यानी सत्य विचार रखते हैं, यानी सही विचार रखते हैं, तो आप जो है कहलाइएगा राष्ट्रवादी। और आप अपने देश के प्रति अगर अच्छा विचार नहीं रखते हैं, पॉजिटिव विचार नहीं रखते हैं, निगेटिव विचार रखते हैं, तो आप जो है आतंकवादी कहलाइएगा। तो हमारा जो राष्ट्रवाद शब्द है उसका अर्थ होता है अपने देश के प्रति अच्छे भावना का विश्वास करना। यानी अच्छे भावना को ग्रहण करना, अपने देश के बारे में अच्छा से सोचना, यही कहलाता है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद का अर्थ आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यानी राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, याद रखिएगा राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है। और दूसरा बात कर रहा है राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो है अच्छा विचार रखना, अच्छा से सोचना। कह रहा है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। यानी राष्ट्रवाद जो शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, तो आप बता सकते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक कहने का मतलब एरिया, कोई विशेष एरिया या भौगोलिक परिवेश या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का मार्ग बनती है, एकता का वाहक बनती है, तो उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं।
यानी आप सिंपल में समझिए, राष्ट्रवाद जो शब्द है उसका अर्थ होता है किसी राज्य या किसी देश के एक निश्चित जनसंख्या के बीच, किसी राज्य या किसी देश के एक निश्चित जनसंख्या के लोगों के बीच एक ऐसी भावना को उत्पन्न करना जो उन लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति अच्छा विचार उत्पन्न करे। यानी राष्ट्रवाद का काम यही है कि जहाँ पर वो जाएगा राष्ट्रवाद, वहाँ के लोगों में अपने देश के प्रति जो है अच्छी भावना का विकास करेगा। लोग अपने देश के बारे में अच्छी सोचेंगे और अपने देश के लिए कुछ करने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कभी किसी के अंदर जल्दी जाता नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद जैसे किसी व्यक्ति में प्रवेश करेगा वह उसके अंदर से कभी फिर निकलेगा नहीं। यानी राष्ट्रवाद एक विचार है, एक सोच है। आप सोच लिए अपने देश के प्रति अच्छा तो आपके अंदर राष्ट्रवाद है, और आप अपने देश के प्रति अगर अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। यानी फ्रांसीसी क्रांति क्या है, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या क्या कारण थे और फ्रांस में आखिर क्रांति क्यों हुई। तो इसके पहले हम लोग राष्ट्रवाद को समझ गए हैं। आपसे अगर परिभाषा पूछा जाए राष्ट्रवाद का तो यहाँ से आप लिख सकते हैं राष्ट्रवाद का डेफिनेशन। यानी राष्ट्रवाद जो है इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए हम लोग समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति क्या है। यानी फ्रांसीसी क्रांति क्या है, तो फ्रांसीसी क्रांति कहने का अर्थ होता है फ्रांस में क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति। चलिए फ्रांसीसी क्रांति जो है इस शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। माने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप 1789 ईस्वी में। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। यानी यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां। यानी फ्रांसीसी क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुई, तो लुई 16वां के शासनकाल में। आगे देखिए कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। यानी कहने का अर्थ यह है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है यानी फ्रांस की क्रांति, फ्रांस के लोगों ने जो क्रांति किया वहाँ से, वह एक युगांतकारी घटना है। युगांतकारी कहने का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं युगांतकारी। तो युगांतकारी जो शब्द है इसमें दो शब्द हैं, एक है युग और दूसरा है अंतकारी। यानी कहने का अर्थ यह होता है कि इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमारे यूरोप महादेश में, जो हमारा यूरोप महादेश है, वहाँ पर एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। यानी जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई इसके बाद जो है फ्रांस से जो है राजाओं का शासन एकदम से समाप्त हो गया, और केवल फ्रांस से ही नहीं समाप्त हुआ बल्कि पूरे यूरोप महादेश में जो है यह राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी और वहाँ लोग जो है राजाओं का विरोध करने लगे। और इस प्रकार से जो है इस फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही सारे यूरोप पे जो है राजतंत्र वहाँ से लगभग खत्म हो गया। इसीलिए इस फ्रांसीसी क्रांति को युगांतकारी घटना के रूप में कहा जाता है। यानी इसने जो है एक युग को समाप्त कर दिया और दूसरे युग की शुरुआत की, जिसमें जो है जनता जनार्दन जो है सर्वोपरि हुई। यानी जनता को जो है अधिकार दिया गया। उसके पहले का जो युग था, फ्रांसीसी क्रांति के पहले का युग, उसमें जनता को पूरा तरह से अधिकार नहीं था, उनको सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं था। और उसके पहले का जो समय था यानी फ्रांसीसी क्रांति के पहले का समय, उसमें जनता को बहुत कष्ट था। राजा अपने इच्छा से जो है अपने मर्जी से जनता को जो चाहते थे वह करते थे, कष्ट देते थे। और जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई उसके बाद जब अंत हो गया फ्रांसीसी क्रांति का, तो उसके बाद जो है फ्रांस में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुआ, यानी संविधान बना और वहाँ के लोगों को बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई। और यह फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में शुरू हुई और उस समय जो है फ्रांस के राजा लुई 16वां थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यानी फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। क्योंकि देखिए कोई भी क्रांति होता है, चाहे कोई भी जो है आंदोलन होता है, उसका एक कारण नहीं होता है, एक वजह नहीं होता है। इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति तो एक बहुत बड़ी क्रांति है। इसने एक युग का अंत कर दिया और दूसरे युग की शुरुआत की। तो इसलिए जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है एक बहुत बड़ी क्रांति है और इसके अनेकों कारण हैं। तो हम लोग सब कारण को पढ़ेंगे, जैसा कि आपके सामने देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजनैतिक कारण। यानी राजनीतिक दृष्टि से जो है फ्रांसीसी के क्रांति के क्या कारण थे, यानी राजनीति के दृष्टि से आखिर फ्रांस में क्या समस्या थी, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी।
यानी फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व जो है फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक, यानी राजतंत्रात्मक होने का मतलब राजाओं का शासन। उसके बाद कह रहा है फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। यानी आपसे पूछा जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस वंश का शासन था, तो बुर्बो वंश का शासन था। और इसी बुर्बो वंश का जो है राजा लुई 16वां था, जिसके शासनकाल में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कह रहा है सन 1774 ईस्वी में, सन 1774 ईस्वी में जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूलखर्ची तथा अयोग्य सिद्ध हुआ। कहने का अर्थ यह है कि फ्रांस के गद्दी पर जब 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में लुई 16वां बैठा गद्दी पर, तो वह जो है एक अयोग्य, एक निरंकुश, एक फिजूलखर्ची शासक साबित हुआ। क्योंकि यह जो लुई 16वां था यह योग्य नहीं था, इसको ज्ञान नहीं था कि किस तरह से राजपाट को चलाना है, और इस तरह से यह फिजूल खर्ची था। यह सही जगह पर कोई जो है पैसा खर्च नहीं करता था, अधिक पैसा खर्च करता था गलत जगह पर, इसलिए इसे फिजूल खर्ची कहा गया है। और निरंकुश कहने का अर्थ यह है कि यह एक ऐसा राजा था जो जनता पर पूरी तरह से अपना कब्जा किए हुआ था, और यह जो भी काम करता था वही सत्य माना जाता था, और यह गलत काम भी करे तो उसको सही कहा जाता था। और उस पर निरंकुश यानी अंकुश लगाने वाला, यानी उसको कारण बताने वाला जो कोई नहीं था जो उस पर अंकुश लगा सके कि आप जो है यह गलत कर रहे हैं। तो निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाए, वह जो करे वह सही है, उसको हम लोग मान लें, वही कहलाता है निरंकुश। तो यह लुई 16वां जो था एक निरंकुश शासक था, एक फिजूल खर्ची शासक था, और एक अयोग्य शासक था। इसको शासन व्यवस्था की कोई समझ नहीं थी। चलिए इसके आगे कह रहा है लुई 16वां, और कह रहा है और इसी के शासनकाल में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। यानी लुई 16वां के शासनकाल में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। 1774 में गद्दी पर बैठा और 1789 में जो है क्रांति शुरू हो गई। इसके आगे कह रहा है लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतोयनेत थी, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यानी लुई 16वां जो था उसकी पत्नी कौन थी, तो मेरी अंतोयनेत। यानी लुई 16वां की पत्नी का नाम आपसे पूछा जाए तो उसका नाम क्या होगा, मेरी अंतोयनेत। यानी लुई 16वां की पत्नी थी मेरी अंतोयनेत। और बात यह है कि उसकी पत्नी जो थी उससे भी अधिक फिजूल खर्ची थी। यानी यह भी जो है ऐसे ऐसे जगह पर पैसा खर्च करती थी जहाँ पर पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं था। इसके राज्य में जब भी कोई त्यौहार आता था, यानी लुई 16वां के शासनकाल में अगर फ्रांस में कोई त्यौहार आता था तो इसकी पत्नी जो थी वह बेवजह से जो है पैसा लौटाती थी, लोगों को पैसा बांटती थी। और वह पैसा किसको बांटती थी, तो जो राजघराने के थे उन्हीं के, यानी जो राजघराने में काम करते थे, जो भी नौकर थे, उन्हीं सबको बांटती थी। लेकिन बाहरी जो है जनता से इसको कोई मतलब नहीं था। यानी यह फिजूल खर्ची थी। और यह जो शासक थे लुई 16वां, यह भी एक फिजूल खर्ची थे। और इस तरह से दोनों ने मिलकर के जो है फ्रांस की गद्दी को एकदम से खाली कर दिया। यानी फ्रांस का जो राज गद्दी था उसको इन दोनों ने मिलकर जो है खाली कर दिया। क्योंकि जो है फ्रांस की गद्दी पे जो है मेन रूप से राजाओं का शासन था, और जिस तरह से वह चाहे उपयोग कर सकते थे। और इस तरह से जो है फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, यह हमेशा जो है वर्साय के महल में रहता था। यानी वर्साय जो है एक जगह है, और वहाँ पर एक महल था वर्साय महल, और इसी वर्साय के महल में जो है यह लुई 16वां और उसकी पत्नी रहते थे। लुई 16वां और पत्नी किस महल में रहते थे, तो वर्साय के महल में। और उस वर्साय के महल में 15,000 ऐसे सैनिक थे जिनको जो है कोई काम धंधा नहीं था, केवल वह जो है वहाँ नाम के लिए थे, और उनको जो है वेतन हमेशा मिलता रहता था। यानी यह जो राजा थे लुई 16वां, इनको इतना भी समझ नहीं था कि किस पद पर जो है किनको रखा जाए, और कहाँ पे आदमी रखा जाए, और कहाँ पे जो है सैनिक की आवश्यकता नहीं है। तो वर्साय के महल में 15,000 ऐसे सैनिक थे जो बिना काम धंधा किए हुए जो है वेतन उठाते थे। उसके आगे कह रहा है सामाजिक कारण। यानी राजनीतिक कारण में हम लोग समझ गए कि राजनीतिक दृष्टि से जो है राजा कुशल नहीं थे, उनको राजनीति की समझ नहीं थी, उनको पता नहीं था कि किस पद पर कैसे लोगों को बैठाया जाए। और वह जो है एक अशिक्षित राजा थे, उनको शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिजूल खर्ची थे, निरंकुश थे। उनकी पत्नी भी वही थी, जिस कारण से जो है दोनों के कारण से जो है वहाँ के लोग इनसे नाराज हो गए, और उन्होंने विरोध कर दिया कि आप जो है अब राजगद्दी छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में जैसे कह रहा है 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज स्टेटस यानी श्रेणी में बटा हुआ था। यानी 18वीं शताब्दी कहने का मतलब होता है, देखिए शताब्दी जब भी आपके सामने आए
तो शताब्दी जो है कैसे अगर हम पहचान करेंगे तो इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 1700 से कोई सन स्टार्ट हो रहा है और 1799 तक जा रहा है, यानी यहाँ पर 1700 है तो इससे एक बढ़ा देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी। यानी 1700 से 1799 तक का समय है वह कहलाएगा 18वीं शताब्दी। और अगर जो लिखा रहा है 1600 से 1699, यानी 1699 कहने का मतलब यहाँ से 16 है तो इसको एक बढ़ा देंगे, यानी 17वीं शताब्दी। यानी शताब्दी पहचान करने का कोई जो है जबरदस्त ट्रिक यही है कि जब भी उसको जो है शताब्दी हमसे पूछा जाए तो हम देखेंगे सन कितना लिखा है। जिससे मान लीजिए 1440 लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए किस शताब्दी में है तो यह 14 से एक बढ़ा देंगे 15 और यह हो जाएगा 15वीं शताब्दी। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर लिखा रहा है मान लीजिए 1344 ईस्वी, इसको पूछा जाएगा किस शताब्दी में है तो यहाँ पर 13 से जो है एक अंक बढ़ा देंगे, यानी 14वीं शताब्दी हो जाएगा। यानी 13 से ईस्वी से लेकर के 1399 ईस्वी तक जो है वह 14वीं शताब्दी कहलाएगा। इस तरह से आप शताब्दी समझ सकते हैं। तो इस तरह से रूस में जो है यानी फ्रांस में 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज जो था स्टेटस में बटा हुआ था, यानी श्रेणी में बटा हुआ था। और उस समय का जो फ्रांस का समाज था वह 3 श्रेणी में बटा हुआ था, यानी 3 स्टेटस में बटा हुआ था, जिसमें जो है कहा जाता है प्रथम स्टेटस और द्वितीय स्टेटस और इसी तरह से तृतीय स्टेटस। तो फ्रांस का समाज जो है 18वीं शताब्दी में कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें पहला को कहा जाता था प्रथम स्टेटस और दूसरा को कहा जाता था द्वितीय स्टेटस और तीसरा को कहा जाता था तृतीय स्टेटस। और इस तरह से जो है फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। तो इसमें स्टेटस में जो है आप लोग समझ सकते हैं कि प्रथम जो स्टेटस था इसमें पादरी लोग आते थे। प्रथम स्टेटस में कौन आते थे? पादरी। पादरी कहने का मतलब जो बड़े जाति के थे, यानी पंडित समुदाय के जो लोग थे, पादरी वर्ग के लोग, वह प्रथम स्टेट में आते थे। और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, यानी कुलीन वर्ग कहने का मतलब पादरी से जो कम पद के थे वह जो है कुलीन कहलाते हैं। और कुलीन लोग जो है द्वितीय स्टेटस में आते थे। और तृतीय के स्टेटस में जो है इस पादरी और कुलीन को छोड़कर जितने भी किसान मजदूर जो भी हमारे देश के लोग हैं, यानी बाकी जितने भी देश के लोग थे वह सब तृतीय स्टेटस में आते थे, पादरी और कुलीन वर्ग को छोड़ करके। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी में जो है फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्ग में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। उसके बाद कह रहा है जिसमें 3 स्टेटस हो गया आर्थिक, और यह जो है तृतीय स्टेटस, प्रथम स्टेटस और द्वितीय स्टेटस, इसमें जो है प्रथम में पादरी लोग हो गए और द्वितीय में कुलीन और तृतीय में जो है किसान मजदूर यह सब थे। और इस तरह फ्रांस का जो है समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह था कि कोई भी राजा का जो फंड होता था, यानी उस राज्य में कोई भी राजा के द्वारा नियम बनाया जाता था, कोई जो है योजना आती थी, तो उसमें जो है 2 ही वर्ग के लोगों को वह योजना मिलता था, प्राथमिक यानी प्रथम स्टेट के लोगों को और द्वितीय स्टेट के लोगों को, यानी पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग को। इसमें तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनको जो है कोई सेवा प्रदान नहीं किया जाता था, उनको कोई सेवा नहीं मिलता था। लेकिन जब भी जो है कर वसूलने की बारी आती थी, राजाओं के द्वारा कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, तो वह टैक्स जो है तृतीय स्टेटस के लोगों पर लगाया जाता था, क्योंकि तृतीय स्टेटस के लोग जो है नीचे दबके के थे और इन्हीं के द्वारा राजा इन्हीं को सताते थे। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है तृतीय वर्ग के लोगों से ही लिया जाता था, जिस कारण से जो तृतीय वर्ग के लोग थे वह जो है राजा से असंतोष हो गए और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि जो है कहीं भी जो है एक आदमी को अगर दबाया जाए तो वह जो है बाद में आंदोलन का रूप ले लेगा। यहाँ पर 2 स्टेटस के जो लोग हैं प्रथम और द्वितीय, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं, उनसे सरकार कोई टैक्स नहीं ले रही है, बल्कि सारा जो उच्च पद है, बढ़िया जो पद है, उस पर इसी 2 वर्ग के लोगों को बैठाया जा रहा है। लेकिन तृतीय वर्ग के जो लोग हैं इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था। जितना भी टैक्स सरकार के द्वारा लिया जाता था तृतीय वर्ग से ही लिया जाता था। सरकार अगर वहाँ की जो राजा थे वो अगर कोई भी युद्ध लड़ते हैं तो उसमें जितना खर्च हुआ है उन सबका भरपाई करने के लिए फिर जो है वो तृतीय स्टेटस के लोगों पर ही दबाव डालेंगे और इनसे ही टैक्स लेकर के उसको पूरा किया जाएगा। और इस तरह से फ्रांस का समाज जो है 3 वर्ग में था, और जिसमें तृतीय वर्ग के जो लोगों को बहुत कष्ट था। और बाद में जो है अंत में यह तृतीय वर्ग के लोग जो है विरोध कर दिए राजा के खिलाफ, और यही जो है 1789 की क्रांति के रूप में सामने आया। तो जैसा कि सामाजिक कारण पढ़ लिए, समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। अगला हमारा कारण है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में कह रहा है विदेशी युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक कहने का अर्थ होता है रुपया पैसा, यानी पैसा की स्थिति।
डावाडोल हो गई थी और इसकी पूर्ति के लिए फ्रांस के शासक ने लोगों पर टैक्स काफी बढ़ा दिया था। यानी फ्रांस के जो शासक थे लुई 16वां, उनके शासनकाल में जो है फ्रांस को बहुत सारे विदेशी युद्धों में शामिल होना पड़ा, बहुत सारे विदेशी युद्ध भी लड़ना पड़ा, जिसमें जो है विदेशी युद्ध में जो है उनको बहुत ज़्यादा हानि हुआ, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो उसमें जान माल सबकी हानि होती है, रुपया पैसा सब खर्च होता है। तो यह जो राजा थे जितना भी युद्ध लड़ते थे दूसरे दूसरे देशों के साथ, उसमें जितना भी जो है खर्च होता था उन सबका भरपाई जो है तृतीय स्टेट के लोगों से ही किया जाता था। यानी जो तीसरे स्टेट के लोग थे इनसे ही सब भरपाई किया जाता था। और इस कारण से जो है फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो है खराब हो रही थी, क्योंकि जो है फ्रांस के जो शासक थे वो फिजूल खर्ची थे, पत्नी भी फिजूल खर्ची थी, लोगों को जो है सही पैसा बांट देती थी। और इस तरह से जो है अब फ्रांस की राजगद्दी जो है धीरे धीरे खाली होने लगी, यानी फ्रांस का राजगद्दी जो है समाप्त होने लगा। तब लोगों को यह समस्या हो गई कि अगर फ्रांस का गद्दी समाप्त हो जाएगा तो फिर फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। और वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि राजा को अब हटा दिया जाए, क्योंकि राजा का रहने से कोई फायदा नहीं है, हमारा फ्रांस जो है और पीछे जा रहा है। और इसलिए वहाँ के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो आर्थिक कारण समझ गए हम लोग। उसके बाद कह रहा है सैनिक कारण। सैनिक कारण में जैसा कि लिखा हुआ है, सैनिकों के साथ जो है भेदभाव किया जाता था। यानी सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था तथा जितने बड़े पद थे उस पर कुलीन वर्ग के लोगों को बैठाया जाता था, तथा जितने जो है किसान वर्ग के लोग थे उनको जो है छोटा पद पर बैठाया जाता था। कहने का अर्थ यह है कि फ्रांस की जो राज्य व्यवस्था थी, वहाँ की जो सैनिक शासन व्यवस्था थी, उसमें भी जो है भेदभाव किया जाता था। जो भी किसान के बेटे थे, यानी किसान के बेटे को उनको भी बहाल किया जाता था, उनको भी नौकरी दिया जाता था। लेकिन जो बड़े पद होते थे उन पर जो है किसान के बेटे को नहीं बैठाया जाता था। उस पर जो है केवल पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग ही बैठ सकते थे। किसान वर्ग के लोग जो है सबसे निचले पद पर जाते थे। और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो है लोगों के वेतन को लेकर के भी भेदभाव किया जाता था। यानी जो किसान के बेटे हैं उनको कम वेतन दिया जाता था, जबकि कार्य सबसे अधिक लिया जाता था। और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पादरी वर्ग के लोग थे, उनसे काम कम लिया जाता था लेकिन वेतन अधिक दिया जाता था। इस तरह से सैनिक भी असंतुष्ट थे। और जब फ्रांस के लोग विद्रोह किए तब ये सैनिक भी जो है विद्रोहियों का साथ देने लगे, क्योंकि ये समझ रहे थे कि आखिर में हम लोग फ्रांस के शासक के गुलाम हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे भेदभाव कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने लोगों का साथ दें। क्योंकि अधिकतर जो फ्रांस के शासक सैनिक व्यवस्था में जो सैनिक थे वह किसान वर्ग से ही थे। तो जब किसान लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया तो सैनिक भी उनके साथ देने के लिए चले गए और वह भी विद्रोह में शामिल हो गए। और इस तरह से जो है विद्रोह शुरू हो गया। तो इस तरह से हमारा सैनिक जो है कारण खत्म हो गया। इसके बाद जो है एक दो कारण और है, जैसे कि आप अगर स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के एक दो कारण और हैं, जैसा कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का जो है अगला कारण है, यानी पांचवा कारण, बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण, बौद्धिक कहने का मतलब जो होता है, यानी जो है वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, फ्रांस के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी जो है क्रांति का समर्थन करना शुरू कर दिया। यानी वहाँ के आंदोलनकारियों के समर्थन में वो भी लग गए। और उन्होंने जो है अपने अपने पुस्तक के माध्यम से, यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो वैज्ञानिक वर्ग के लोग थे, उन्होंने पुस्तक लिखना शुरू किया। और पुस्तक में उन्होंने जो है फ्रांस की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताने लगे, जिसके माध्यम से जो है यह फ्रांसीसी क्रांति का जो है प्रचार बहुत तेजी से हो गया। यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग के, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, तो पुस्तकों के माध्यम से जो लोगों में यह संदेश पहुंचाया कि यहाँ पर राजाओं का शासन जो है बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। यहाँ पर अगर राजा का शासन रहेगा तो हमारा फ्रांस जो है एक दिन एकदम से बर्बाद हो जाएगा। जिसमें जो है आप कुछ बुद्धिजीवियों का नाम याद रखिएगा, जिसमें जो है मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू जो है एक पुस्तक लिखे थे विधि की आत्मा। इनका जो है पुस्तक याद रखिएगा, विधि की आत्मा। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है द स्पिरिट ऑफ लव, यानी विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू जो था एक बौद्धिक विचारधारा को मानता था और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। और इसने क्या किया, तो विधि की आत्मा जो है एक पुस्तक लिखा।
और इस विधि की आत्मा पुस्तक में जो है इन्होंने सरकार के बारे में जो है बताया कि सरकार के जो है 3 अंग होने चाहिए, जिसमें जो है न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। यानी इसने ही सबसे पहले बताया कि सरकार को जो है 3 स्तर पर काम करना चाहिए, जो न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका है। तो इस मॉन्टेस्क्यू ने जो है अपनी विधि की पुस्तक में जो है विधि की आत्मा जो पुस्तक है इसका, उसमें सरकार के 3 अंग के बारे में बताया, जिसका 3 अंग का नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मॉन्टेस्क्यू जो था उसने एक पुस्तक लिखी विधि की आत्मा, और उसमें जो है सरकार के 3 अंग को उसने बताया, सरकार के 3 अंग। और उसने कहा कि अगर राजा इस तीनों क्षेत्र में काम करे तो उनका शासन जो है सही तरीके से जा सकता है। उसके बाद जो है एक और व्यक्ति है जिनका नाम है वॉल्टेयर। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है वॉल्टेयर। तो वॉल्टेयर जो थे, इन्होंने जो है समाज में जो फैली कुरीतियाँ थी, यानी जो फ्रांस के समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी, यानी लोग जो है चर्च पर विश्वास करते थे, यानी जो चर्च के जो पादरी लोग होते थे लोगों को भ्रमित करके रखते थे कि आप लोग जो है ऐसा काम मत कीजिए, वैसा काम मत कीजिए, जिसका जो है वॉल्टेयर ने विरोध किया। और वॉल्टेयर ने बताया कि चर्च में जो है कोई विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, चर्च जो है इसमें जो है पादरी लोग हैं, इनका बात नहीं मानना है, बल्कि जो है हम लोग को अपने अंदर की जो विचारधारा है उसके हिसाब से काम करना है। तो वॉल्टेयर ने जो है चर्च में जो है विश्वास करना छोड़ दिया, यानी चर्च का जो पर्दाफाश किया, यानी चर्च में जो गलत काम हो रहे थे उसका पर्दाफाश किया, यानी चर्च का पर्दाफाश किया। तो वॉल्टेयर जो जिसका काम था, या समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, लोग चर्च पे विश्वास करते थे, पादरियों के भरोसे रहते थे, उसका इसने विरोध किया और कहा कि जो है पादरियों पे विश्वास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चर्च में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर भगवान को मानना ही है तो अंदर से मानिए, मन से मानिए, और आपके जो भगवान है वो आपके देश के किसान है और उनका समर्थन कीजिए। और इस तरह से मॉन्टेस्क्यू जो है विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखा। और यह जो था बौद्धिक कारण था। इसके जो है हमारा फ्रांसीसी क्रांति का छठा कारण है धार्मिक कारण, यानी धार्मिक दृष्टि से फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यानी क्यों जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। तो फ्रांस में जो है मेन रूप से 2 धर्म को मानने वाले लोग थे, एक था कैथोलिक धर्म और दूसरा था प्रोटेस्टेंट धर्म। यानी एक था कैथोलिक धर्म और दूसरा था प्रोटेस्टेंट धर्म। और इस तरह से फ्रांस में 2 धर्म के लोग मानने वाले थे। लेकिन सरकार के द्वारा जो है वहाँ के जो राजा थे, यानी राजा के द्वारा जो है केवल एक कैथोलिक धर्म को ही मान्यता दी गई थी। यानी कैथोलिक धर्म के जो लोग होंगे वही फ्रांस के जो है जितना भी फ्रांस में जो है व्यवस्थाएं लागू होंगी, चाहे जितना भी योजना सरकार के द्वारा राजा के द्वारा दी जाएगी, वो सब किस धर्म के लोगों को दिया जाएगा, कैथोलिक धर्म को। और फ्रांस में जो है कोई भी पर्व होगा, कोई भी त्यौहार होगा, तो वह जो है कैथोलिक धर्म के लोग जो होंगे वह पूरी आज़ादी से मनाएंगे। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग होंगे उनको कोई आज़ादी नहीं दी गई थी, जिसके कारण जो है प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे उन्होंने राजा का विरोध कर दिया। और इसके साथ ही साथ फ्रांस में जो है व्यक्तिगत आज़ादी का भी अभाव था। यानी व्यक्तिगत आज़ादी का होने का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को जो है वहाँ पर अपने हिसाब से, यानी अपने मन से, अपने इच्छा से काम करने का अधिकार नहीं था। वहाँ के जो भी व्यक्ति थे वह राजा के द्वारा ही निर्देशित किए जाते थे, उनके द्वारा ही कहे जो है विचार होते थे, उन्हीं पर काम करते थे। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत आज़ादी नहीं दी गई थी, किसी भी व्यक्ति को जो है बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था जो राजा के विचार के खिलाफ बोल सके, राजा के खिलाफ बोल सके। तो इस तरह से जो है हमारा फ्रांसीसी क्रांति जो है ख़त्म होता है। और फ्रांसीसी क्रांति जो है हम लोग बहुत अच्छा समझ लिया है। और आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में जो हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।